जी मैम। धन्यवाद। Good morning, everyone. I hope every one of you is well. In our previous lecture, we discussed the concepts of dissolution. Today, we are going to start with the new concept of departmental accounting. ये वाली जो PDF है, I've already shared with you all via WhatsApp group. और लेक्चर के बाद these two PDF, एक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का और एक ब्रांच अकाउंटिंग का, वो गूगल क्लासरूम पे भी मैं डाल दूंगी। अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से कोई व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं और गूगल क्लासरूम पे हैं, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बिजनेस की हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, अलग अलग, गुड मॉर्निंग रश्मि एंड हिमांशु, अगर हम लोग बिजनेस की एक्सपेंशन की बात करते हैं, मार्केट कैप्चर बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं टू इंक्रीज दी सेल्स, देयर बाय इंक्रीजिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो व्हाट वी हैव दी ऑप्शन इज कि हम लोग अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग लोकेशंस पे अपने बिजनेसेस को रन कर सकते हैं, ऑफिसेस खोल सकते हैं, शोरूम्स खोल सकते हैं, व्हाटएवर वी कैन डू to have the you to capture more and more market and increase the sales, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था अपने ब्रांच अकाउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट में, जिसमें हमने दो तरीके के मेन कैटेगरीज पढ़ी थी ब्रांचेस के लिए। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, जो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है और उन्हीं के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ऑल दीज अकाउंट्स ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांच, दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ और दे आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। और जितने खर्चे होते हैं, जितने एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे हेड ऑफिस ही बेयर करता है। जो सेल्स होती है, जो ब्रांच में जितनी भी सेल्स होंगी, वो रेगुलर बेसिस पर जितना भी कैश रिसीव होगा, वो उनको ब्रांच को हेड ऑफिस में रेमिट करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जो ब्रांच मैनेजर है उसको पेटी कैश मिलता है टू बेयर दी पेटी एक्सपेंसेस। बाकी सारे खर्चे, जो मेजर खर्चे हैं, वो सारे के सारे हेड ऑफिस बेयर करता है। तो यू मे गेट द कैश और थ्रू चेक फॉर यू नो bearing the major expenses of the branch. दीपक, यू हैव आस्क्ड मी कि फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ के क्वेश्चन में ऑप्शंस आती हैं क्या? अगर मैं पुराने वाले पैटर्न की बात करूं, लॉकडाउन से पहले, तब ये होता था कि फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ में चॉइस आती थी। बट लास्ट ईयर जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरह की चॉइस नहीं थी। एक्चुअली यू यूज टू हैव इंटरनल चॉइस, जिसमें कि एनपी और फाइनल अकाउंट्स में चॉइस होती थी। डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री एक यूनिट है, उसमें चॉइस होती थी इन द सेंस कि दोनों क्वेश्चंस, दोनों चैप्टर के मैंडेटरी होते थे। लाइक क्वेश्चन 2 पार्ट ए इज डेप्रिसिएशन, पार्ट बी इज इन्वेंट्री, और फिर उसके बाद इंटरनल चॉइस होती थी और करके अगेन डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री। तो इस तरह से आपकी जो चॉइस होती थी, अगर चैप्टर्स में अगर मैं देखूं, तो एनपी और फाइनल अकाउंट्स में होती थी। बट ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम, जो लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखोगे, तो यू हैड इन टोटलिटी 6 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 4 क्वेश्चंस वर सपोज टू बी डन। तो इसमें अब ये कहना तो नहीं है सही कि एनपी और फाइनल अकाउंट्स में चॉइस होती है, क्योंकि इस बार भी अभी आपके यू विल बी हैविंग योर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ओनली। तो एनपी और फाइनल अकाउंट्स में तो मैं चॉइस नहीं सजेस्ट करूंगी कि पर्टिकुलरली इन 2 चैप्टर्स में चॉइस आएगी। यू मे गेट 6 क्वेश्चंस लाइक लास्ट ईयर्स पेपर अगर आप देखोगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ऑफलाइन वाले अगर आप देखोगे, उससे पहले, लॉकडाउन से पहले, लास्ट टू लास्ट ईयर का अगर पैटर्न देखोगे, तो उसमें एनपी और फाइनल अकाउंट्स में चॉइस होती थी। अभी as far as our lectures are being concerned, just because of limited lectures, I tried my best कि जितना मैक्सिमम टॉपिक्स को मैं कवर कर सकती हूँ, जो मेन टॉपिक्स हैं, वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैंने वो ब्रीफ में पढ़ा दिए हैं, कवर अप करने की कोशिश की है मेजॉरिटी कंटेंट। लेकिन हो सकता है 1-2 कंटेंट आपके अभी रह गए हैं, लाइक एनपीओ भी रह गया, एंड वी हैव ओनली 1 लेक्चर लेफ्ट after today's lecture, which will be on 24th, means coming Thursday. अभी आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मैं ख़त्म करा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। We can cover this concept in today's class only.
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई विल ट्राई कि उसमें एनपीओ का कुछ मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। हालांकि आपने पढ़ा भी हुआ है तो शायद आप थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। टेली आप लोगों का अभी मैं नहीं करा पाऊंगी। आई आस्क द ऑफिस पीपल इफ दे कैन हैव मोर वन और मोर लेक्चर, और अदरवाइज आई विल ट्राई कि अगर एक ही लेक्चर में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ अगर आपको कर पाऊँ। ओके, कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, ब्रांच अकाउंटिंग में मैंने आपको जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। वी हैड अ थ्योरी। जब हमने थ्योरी में डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब ब्रांच की हम कैटेगराइजेशन करते हैं, टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें वी हैव डिपेंडेंट ब्रांच, वी हैव इंडिपेंडेंट ब्रांच, वी हैव इनलैंड ब्रांच, वी हैव फॉरेन ब्रांच। आई होप कि ये आप लोगों को याद है। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमने पढ़ा था कि जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस पे अगर डिपेंडेंट है इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपेंसेस एंड प्लस द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो डिपेंडेंट ब्रांच होती है। अदरवाइज अगर उनके सारे अकाउंट सेपरेट बन रहे हैं, उनकी वर्किंग अलग अपने अपने अलग तरीके से है, इंडिपेंडेंट है, देन दे आर द इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इसी तरह एक कैटेगराइजेशन हमने पढ़ी थी विच इज इनलैंड ब्रांच एंड द फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच जिसमें हम इनलैंड ब्रांच को बोलते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच यू कैन से। उसका क्या मतलब है कि अगर हेड ऑफिस और जो ब्रांच की हम लोकेशन की बात करते हैं, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जिस कंट्री में हेड ऑफिस है उसी कंट्री में ही कहीं पर भी आपकी ब्रांच है। तो कंट्री पे फोकस है कि कंट्री सेम है तो वो डोमेस्टिक ब्रांच हो गई। और अगर आपकी हेड ऑफिस अगर आपका एक कंट्री में है और ब्रांच किसी और कंट्री में है, तो नेशनल बाउंड्रीज को अगर आपने क्रॉस कर दिया है तो फिर वो आपकी फॉरेन ब्रांचेस में आ जाती है। कि अगर मान लीजिए इंडिया में यू हैव योर हेड ऑफिस एंड यूएसए में इन केस यू हैव द ब्रांच, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को यू नो यू विल बी हैविंग द फॉरेन ब्रांचेस। सेम इसी तरह से कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इट्स पार्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग यूनिट। अगर मैं यूनिट के हिसाब से बात करूं तो इट्स बेसिकली द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग एज द नेम सजेस्ट वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कहाँ हैं? विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है एंड यू आर नाउ इन फर्स्ट ईयर, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक नहीं, बिजनेस लॉ पढ़ा होगा आपने। यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यू हैव डिफरेंट एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यू हैव अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स। और ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया हुआ है, टारगेट सेट किया हुआ है, उसके लिए हम सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। तो यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा में डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यू मे हैव इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट, तो यू मे हैव डाइवर्सिफिकेशन। लाइक अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिया हुआ है डेयरी प्रोडक्ट्स की। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें आपके पास अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग आइटम्स हैं जो आप लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड और मार्केट में बेच रहे हो। तो दैट मे बी अ ट्रेडिंग इन मिल्क, कर्ड, बटर, चीज, घी, मिल्क, क्रीम। इस तरह की सारी डेयरी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेच रहे हो। तो इनके भी जब प्रोडक्शन होंगे, different departments or different people, different team will may be involved in the manufacturing of these different types of product. इसी तरह हो सकता है कि कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइन अलग अलग है, डाइवर्सिफिकेशन है। एक कंपनी अगर आप आईटीसी देखोगे तो उनकी ग्रोसरी आइटम्स भी है,
दे हैव टी ऑल्सो, दे हैव फ्लोर ऑल्सो, मैदा, बेसन, सब चीज़ें उनकी मार्केट में अवेलेबल है। रेडी टू ईट स्टफ इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ डेज। उसके अलावा में उनका जो डाइवर्सिफिकेशन के अगर हिसाब से बात करूँ, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सोप्स भी अवेलेबल हैं, शैम्पू भी अवेलेबल है। तो दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। फॉर दीज दे मे हैव डिफरेंट यूनिट्स ऑल्सो, they may have different departments, they are working for different products which are being manufactured under one company। तो कंपनी का एक ही नाम है, लेकिन अलग अलग हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की बात करते हैं, इन जनरल वी आर सेइंग दैट यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि आपके, लाइक जैसे मैंने पहले बताया अभी, कि यू मे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। तो इस तरह से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आ गए। और हो सकता है कि कंपनी के अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाकर दे रही है, तो दे मे ऑल्सो हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन दैट काइंड ऑफ वे ऑल्सो। अब डिपार्टमेंट्स में कोई भी तरीके के हों, कैसे भी डिपार्टमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो कि हमारा क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो आपको हमें ये पढ़ना है कि व्हेन वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एवरी टाइम इफ दे आर वर्किंग, दे आर इनकरिंग सम काइंड ऑफ कॉस्ट। कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं उनके। जो खर्चे हो रहे हैं, अब जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, आई एम जस्ट लिंकिंग दीज टू चैप्टर्स और दीज टू कॉन्सेप्ट्स। इन जनरल जब हम बात करते हैं बिजनेस की, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट हम जब कैलकुलेशंस करते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड, फॉर दैट वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं टू नो कि व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, और इन केस लॉस, व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस वी हैव इनकर्ड। और उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट बना देते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे। तो जो हमने फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, वो आपको अगर कॉन्सेप्ट ध्यान है, तो उसमें हमने जब भी फॉर्मेट लिखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग, और फिर वो अकाउंटिंग ईयर हम लिख देते हैं जिस टाइम पीरियड का हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। वहां पर हम जब भी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इफ आई एम सेइंग द टर्म, इफ आई एम यूजिंग द टर्म प्रॉफिट, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट इन केस द लॉस इज बीइंग इनकर्ड, तो वो अपने आप मान लीजिएगा कि वो लॉस अगर है तो लॉस है, अदरवाइज प्रॉफिट है। जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इकट्ठा कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या नुकसान हमें इनकर हमने करा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग उसका एक थोड़ा सा आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि यू कैन से कि इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि वहां पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा मानकर काम कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं। यहाँ पर हम उसके टुकड़े कर रहे हैं इन द सेंस कि वी आर जस्ट चेकिंग व्हाट प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड, और व्हाट is the amount of loss which we have been incurring during the last year, which we have incurred during the accounting year, डिपार्टमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट्स हैं मेरे यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे 4 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग मैं उनको सैलरी दे रही हूँ, उनके और बाकी खर्चे भी हैं जो कंपनी की कॉस्ट है, जो कंपनी बेयर कर रही है, एक्सपेंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। उससे कंपनी, वो कंपनी क्यों करती है? क्योंकि जो भी कोई इंडिविजुअल मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मुझे उससे कुछ फायदा हो रहा है। कोई मेरे काम ही कर रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं सब लोग। जरूरी नहीं है कि मुझे फायदा ही हो। अब मैंने कंपनी के एज अ होल तो देख लिया कि प्रॉफिट है या नुकसान है, बट समटाइम्स व्हाट मे बी पॉसिबल कि एक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी लेवल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो उस पे मैं खर्चा उठा रही हूँ, उन लोगों के ऊपर या उस डिपार्टमेंट के लिए जितने भी एक्सपेंसेस मैं बेयर कर रही हूँ, उससे जो मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे जो मुझे फायदा हो रहा है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। आई एम अर्निंग मच मोर एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स और अदर डिविजन्स
अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, क्योंकि उनमें एफिशिएंसी लेवल ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, तो वो कम मतलब मेहनत बहुत कर रहे हैं, व्हाटएवर द रीज़न कैन बी देयर, तो मुझे वहाँ से रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, जो मुझे फ़ायदा हो रहा है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और हो सकता है कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है, जिसको मैं जिस पे मैं खर्चे उठा रही हूँ, एक्सपेंसेस बेयर करके, जो मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो अप टू द मार्क नहीं है, या हो सकता है कि मुझे उसमें एक्चुअली नुकसान हो रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बात करूँ, तो यू मे हैव अ सिचुएशन व्हेन यू आर सेलिंग मिल्क इन द मार्केट एंड यू आर अर्निंग प्रॉफिट, but at the same time you are not earning anything if you are selling cheese. I'm just taking the example कि आप जब मिल्क मार्केट में बेच रहे हैं कंपनी, तो उसको फायदा हो रहा है, अगर मैं इंडिविजुअली देख रही हूँ। लेकिन अगर मैंने चीज को मार्केट में बेचा है, तो चीज की जो मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है चीज की मार्केट में, वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो आई एम नॉट अर्निंग, ईदर आई एम इनकरिंग लॉस और आई एम नॉट अर्निंग वेल। सबके प्रॉफिट भी अलग-अलग हो सकते हैं, बराबर नहीं होंगे, सबके एक्सपेंसेस भी अलग-अलग होंगे, और हो सकता है कि 2 प्रोडक्ट से मुझे फ़ायदा हो रहा है और 1 प्रोडक्ट से मुझे नुकसान हो रहा है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज़, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जहां हम सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कंबाइन करके एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने कभी भी फाइनल अकाउंट्स में सेग्रीगेशन तो किया नहीं कि इस प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ए को अगर मैं बना रही हूँ तो इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बी के लिए इतनी हो रही है, सेल्स, हमने कहीं बाइफिकेशन नहीं करी। वी आर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन टोटलिटी एज अ होल ऑर्गेनाइज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमारा फोकस है कि अलग-अलग प्रोडक्ट वाइज या अलग-अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर हम कैलकुलेशन करें, तो वी कैन बी अवेयर ऑफ कि what actually is the profit from each department or product we are earning, and in case loss, what is the amount of loss we have incurred. इससे फायदा क्या होगा, जब हमें 3 प्रोडक्ट्स अगर मान लीजिए हैं, 2 प्रोडक्ट से तो मुझे फायदा हो रहा था, तीसरे प्रोडक्ट से मुझे नुकसान हो रहा था। अभी तक क्योंकि मैं नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स बना रही थी, तो मुझे इन टोटलिटी पता था, तो उसमें हुआ क्या सिचुएशन, आई एम जस्ट टेकिंग द रैंडम एग्जांपल। तो उसमें ये था कि जो 2 प्रोडक्ट से मुझे फायदा था, तीसरे प्रोडक्ट का नुकसान उससे कंपनसेट हो रहा था और थोड़ा-सा मेरे पास बच रहा था। ठीक है? जो तीसरे प्रोडक्ट पे मुझे फोकस करना चाहिए था, वो मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मैं तो ओवरऑल देख रही थी, ओवरऑल फायदा है, बस बात खत्म। बट एक्चुअली जब मैं डेप्थ में देख रही थी, तो मुझे पता चला कि तीसरे प्रोडक्ट में मुझे एक्चुअली नुकसान है एंड समथिंग नीड्स टू बी डन। या तो मैं उस प्रोडक्ट को बना के बेचना बंद करूं, या मैं उस पे फोकस करूं कि एक्चुअली नुकसान हो क्यों रहा है। Why I am earning profit only on these 2 first products and incurring loss for third product? What actually is the reason? तो अगर वो मैं उसको कॉप अप कर सकती हूँ, तो मैं उस पे प्रोडक्ट पे फोकस करूंगी, थर्ड पे। फर्स्ट और सेकंड पे इतना नहीं करूंगी क्योंकि आई एम अर्निंग वेल, बट माई फोकस, माई अटेंशन एज द मैनेजर और एज द बोर्ड मेंबर, माई फोकस विल बी ऑन द थर्ड प्रोडक्ट, जहां पर भी मैं कोशिश यही करूंगी कि मेरे को किसी तरीके से उसमें भी प्रॉफिट हो। तो जहां पे भी मुझे जो भी रीजंस होंगे पॉसिबल, आई विल ट्राई टू take remedial actions, corrective measures so that I can earn from the third product also, ताकि मुझे अभी जो उसका नुकसान मेरे पहले 2 प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट से एडजस्ट हो रहा है, वो मेरा एडजस्ट ना होने की बजाय आई विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। इस तरह से आपके लिए एक ये एडवांटेजेस सिचुएशन होती है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, वन ऑफ यू हैव रिटन कि आप हिंदी मीडियम से हो। मुस्कान ने लिखा है कि बुक नहीं मिल रही है। बुक आप ऑनलाइन देखो, आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बुक्स अवेलेबल हैं। अगर नहीं हो तो आप एक बार मुझे शाम को कॉल कर लीजिएगा। आई विल शेयर सम नंबर विद यू सो दैट यू कैन ट्राई टू गेट बुक्स फ्रॉम देयर।
ओके, नाउ कंटिन्यूइंग द लेक्चर इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते रहे हैं वो अब डिपार्टमेंट वाइज भी बनाएंगे, उसमें सेग्रीगेशन करेंगे। और उसका फायदा हमें क्या है, हम डिपार्टमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो हमने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के लिए खर्चा किया है, जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, क्या उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हम उसके बाद प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं। अगर तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। एफिशिएंसी अगर और बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ा सकते हैं, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से स्टेप्स क्या लें जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। उसके अलावा में इन केस वी आर इनकरिंग लॉस फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट, देन आवर फोकस विल बी ऑन दैट डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, कैसे करें, जिससे कि हम इस वाले डिपार्टमेंट या इस प्रोडक्ट से भी प्रॉफिट कमा पाए, उस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जो हम प्रॉफिट अभी नुकसान है तो हमारा वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारा सारा का सारा फोकस, सारी की सारी टेंशन वहां आ जाएगी। इसके अलावा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जब हम बनाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर है, जो आप लोगों में भी आपस में आपने कभी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी हम लोग कई बार महसूस करते हैं। 4 फ्रेंड्स हैं, 2 स्टूडेंट्स, उसमें से 2 फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, उनको देख देख के भी आप मोटिवेट हो सकते हो, यार ये दोनों पढ़ रहे हैं, हमें भी अब पढ़ लेना चाहिए। कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी आ जाती है कि पढ़ना नहीं है, घूमने जाना है, तो चलो आप घूमने जा रहे हो। तो इस तरह से जो भी है वो चीज आप मोटिवेशन में लेके जा रहे हो कि ठीक है, एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोटिवेट आप कर देते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्योंकि हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट को एक यूनिट वाइज हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जिनको हम अलग अलग प्रॉफिट सेंटर्स का नाम दे देते हैं। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट और ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वी आर सेलिंग, दैट इज द प्रॉफिट सेंटर। मैं वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, वो एक अलग यूनिट है मेरे लिए, जिसमें मैं अलग अलग यूनिट्स में भी मैं चाहती हूँ कि प्रॉफिट मेरा मैक्सिमाइज हो जाए। तो एक तो मैंने उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लिया। दूसरा ये है कि जब मैं आपस में उनमें एक सेंस ऑफ कंपटीशन कई बार क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं इस तरह के सिस्टम लागू कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन में कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छा करेगा, जिसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होगी, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। अब उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जाहिर बात है बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। कई बार जब आप लोग खुद ही काम कर रहे हो तो आप एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हो, तो सेल्फ मोटिवेशन कैन ऑल्सो बी देयर। तो इट बेसिकली समटाइम्स इट इज हेल्पफुल कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं कि नुकसान हमें कहाँ हो रहा है, तो हम उस पे कॉप अप करने के लिए एफर्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा हम एफिशिएंसी को जज करके रिवॉर्ड्स देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं, विच में बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स ऑल्सो। हम अगर चाहें, अगर क्योंकि हमें माइन्यूट डिटेल हमें अलग अलग डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट्स की पता है, तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स या टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें नुकसान ना हो और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज करे हर लिहाज में। जब हम अकाउंट्स अलग अलग तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बना रहे हैं, तो वी जब नॉर्मल हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उनको भी हम अलग अलग टाइम के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट के 5 साल का मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ और उसके हिसाब से फोरकास्टिंग भी कर सकती हूँ। इसी तरह जब वो मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज है, तो आई कैन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो। उसमें इंटर डिपार्टमेंट कंपैरिजन भी हो सकता है और इंट्रा डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि एक ही डिपार्टमेंट के 4 साल 5 साल का मैंने डेटा लिया और उसको कंपेयर करा कि इस डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है ओवर द 5 इयर्स वो कैसी है, या फिर इस डिपार्टमेंट को मैंने बाकी सारे डिपार्टमेंट से कंपेयर कर दिया। तो ईदर वे आई कैन गो फॉर दीज काइंड ऑफ कंपैरिजंस, जो कि मेरे लिए ओवरऑल में फायदे का काम होता है। कंपटीशन है, कंपटीशन की वजह से वही सेम इंटर फर्म या इंटर डिपार्टमेंटल, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, तो एक कंपटीशन होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेवल पे, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, they are self motivated to certain extent also, which is beneficial for me.
वो मेरे लिए भी फायदा है, उनको भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स दे मे बी गेटिंग इफ देयर एफिशिएंसी इज अप टू द मार्क, और इफ देयर परफॉर्मेंस इज वेल। तो हो सकता है मेरे यहाँ पॉलिसीज हैं दैट दे आर गेटिंग द इंसेंटिव्स और एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स। तो उसमें भी इट्स अ काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंपटीशन मे बी देयर व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा में अब इसके ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के। नेक्स्ट इज जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रहा था ब्रांच अकाउंटिंग का। सम पीपल से कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। मेजर जो डिफरेंस है वो एक ही डिफरेंस है। जब मैंने डिपार्टमेंट ब्रांच अकाउंटिंग बताया था, तो ब्रांच अकाउंटिंग में एक बिजनेस के अलग अलग लोकेशंस पे ब्रांचेस हैं एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस को। तो मेन जो फोकस था वहां पर बिजनेस की एक्सपेंशन थी। market more and more you are trying to capture more and more market so that the sales can be enhanced, thereby resulting in the increase in the profitability of the organization. ब्रांच अकाउंटिंग में अलग अलग जब ब्रांचेस की बात की तो हमारी दो कैटेगरीज थी, एक डोमेस्टिक ब्रांच और एक फॉरेन ब्रांच। इसका मतलब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे बिजनेस के एक्सपेंशन की इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, वहां पर जो कॉन्सेप्ट है वहां पे हेड ऑफिस और ब्रांचेस थे, तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग अलग हैं। अब डोमेस्टिक ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो विद इन कंट्री यू हैव द हेड ऑफिस एज वेल एज द ब्रांचेस, एंड इन केस यू हैव head office in one country and branch in another country, it is foreign branch. तो बेसिकली द फोकस इज ऑन कि जो ब्रांचेस हैं चाहे वो डोमेस्टिक हैं चाहे वो फॉरेन ब्रांच है, लेकिन हेड ऑफिस से अलग है, अलग जगह पर है। तो इसका मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ब्रांच अकाउंटिंग में यू हैव डिफरेंट ब्रांचेस, whatever the category of branches, they are located at different geographical locations, हेड ऑफिस से अलग। ठीक है, वहां वो क्लासिफिकेशन आ जाती है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में वी आर नॉट टॉकिंग और वी आर नॉट कंसर्न्ड ऑफ द ब्रांचेस दे मे हैव, लेकिन हम एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात कर रहे हैं जहां पर ज्योग्राफिकल सेपरेशन या डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पूरा काम हो रहा है, एंड दे आर इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग only main final accounts for the whole organization, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको ब्रांच अकाउंटिंग में ऐसा नहीं था। अगर अकाउंट्स के फॉर्म्स की बात के पैटर्न के लिए मैं बात करूं, कंटेक्स्ट की बात करूं अकाउंट्स के मेंटेनेंस की, तो ब्रांच अकाउंटिंग में अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट्स बनाता है। अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो वो अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करते हैं। उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ब्रांच अलग अलग होती है हेड ऑफिस से। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग नहीं होती है। उसके अलावा में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठा एक जगह काम हो रहा है। अकाउंट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के भी बनते हैं एज अ होल, जो हम फाइनल अकाउंट्स में सीखे हुए हैं। उसके अलावा में इन केस यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट डिविजन्स और डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, तो उनमें प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज हम अलग अलग अकाउंट्स भी बनाते हैं, सो दैट वी कैन चेक, वी कैन कैलकुलेट व्हाट प्रॉफिट वी हैव अर्न और लॉस वी हैव इनकर्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट, ईच प्रॉफिट सेंटर सेपरेटली, ताकि जिस पे दिक्कत हो उस पे हम फोकस कर पाए। सेकेंड डिफरेंस इन दीज टू कॉन्सेप्ट्स डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब हम ब्रांच अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि ब्रांचेस दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, then their expenditures are separately incurred by the head office or the branch itself. अगर डिपेंडेंट है तो हेड ऑफिस देगा, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब मेंटेन करेगा तो अलग ब्रांच अकाउंट बनाएगा, जैसे हम लोगों ने किया था कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। एक्सपेंसेस सारे हेड ऑफिस बेयर कर रहा है लेकिन अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर जो है वो कॉमनली इनकर होते हैं, लेकिन जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ
देयर इज अ बिल्डिंग, एक ऑफिस है, वहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, दे हैव एचआर डिपार्टमेंट ऑल्सो, दे हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस, सारे डिपार्टमेंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पे ही हो रही है उसी बिल्डिंग में ही, और ऑफिस का काम भी वहीं पे ही हो रहा है। अब वहाँ पर जो आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बिजली का बिल आ रहा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए महीना आ रहा है। अब वो 5 लाख रुपए किस-किस पूरे काम के लिए है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, ऑफिस के लोग भी बैठे हुए हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं। एवरी वर्क इज़ बीइंग डन अंडर वन रूफ। एक ही जगह सारे काम होने की वजह से जो बिल आ रहा है, अब वो सबके लिए है। अब सबके लिए जो है, तो वो वहाँ पे अगर मान लीजिए 6 डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल में जो भी शेयर होगा वो उनका भी है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जब हम करेंगे, अब नॉर्मल मैं फाइनल अकाउंट्स बनाती हूँ, तो उसमें जो बिल आ रहा है मेरा पावर का, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे दिखा देते हैं 5 लाख रुपए टोटल। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में व्हाट वी हैव टू डू इज कि वो जो टोटल 5 लाख रुपए का है, that electricity has been consumed by each and every department. Now what we have to do is this 5 lakh total amount of the bill, it has to be bifurcated, it has to be allocated among different departments. वो 5 लाख रुपए अब मुझे तोड़ने हैं, एलोकेट करने हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से कि इस डिपार्टमेंट के हिसाब से जो खर्चे हैं बिजली का, जो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, उसके लिए मैं इतना खर्चा उठा रही हूँ बिजली के बिल का। इस तरह से वी हैव टू एलोकेट ऑन सम सूटेबल काइंड ऑफ बेस, एक जस्टिफाइड बेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने सबको बराबर, मान लीजिए 5 वो हैं हमारे डिपार्टमेंट्स, 5 लाख का बिल है, तो ये नहीं है कि मैंने सबको कह दिया 5 लाख का बिल है, 5 डिपार्टमेंट है, 1-1 लाख रुपए करो। नो, हमें उसकी कोई जस्टिफिकेशन देनी ज़रूरी है। एक ग्राउंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, तोड़ के जो मैंने बाँटा है कि ये तुम्हारे नाम का खर्चा, ये तुम्हारे नाम का खर्चा, ये तुम्हारे नाम का खर्चा, तो वो एक जो बेस है, इट शुड बी प्रॉपर्ली जस्टिफाइड बेस। लाइक अगर मान लीजिए एक एचआर डिपार्टमेंट है, मैं सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में कंपैरिजन कर रही हूँ, मैंने अगर रैंडम कह दिया 1-1 लाख रुपए, तो होगा क्या? एचआर डिपार्टमेंट वाले लड़ने आ जाएंगे। क्यों? वो कहेंगे सर हम ऑफिस में बैठे होते हैं, 2 लाइट, 1 एसी, 1 या 1 पंखा, हमारे जो कंजम्पशन है पावर की वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। अब एक ही उसी बिल्डिंग में ही जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीन्स लगी हुई हैं, और वहाँ पे जो कंजम्पशन होगी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, तो लॉजिकली जो पावर कंजम्पशन हो रही है वो उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हो रही है। तो कोई ना कोई हमें एक जस्टिफाइड बेस बनाना होता है, सोचना होता है, जिसके बेसिस पर हम जो पूरा एक्सपेंडिचर है वो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये तुम्हारे कंजम्पशन के हिसाब से खर्चा तुम्हारे ज़िम्मे हो गया। नाउ यू हैव टू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि क्या हमें फायदा हो रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट से। तो इस तरह से हम प्रॉपर्ली एलोकेशन करते हैं, जो कि ब्रांच अकाउंटिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके अलावा में जो हमें इसमें पढ़ना है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में यू हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। वन इज वेयर the different books are being maintained for each and every department, and the other one is that all the departments they are kept in one book only। एक ही लेजर है, एक ही रजिस्टर है, उसी में ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हम लोग बना रहे हैं, एंट्रीज करके दिखा रहे हैं एक ही जगह, एक ही प्लेस पे। लेकिन पहला सिस्टम है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्स वगैरह भी सब हम लोगों की अलग अलग बनती हैं। इसमें जो मेन आपको ध्यान देना है, जो मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसमें समझना है, वो ये है कि whenever we are allocating or distributing or talking of the different kind of expenditure in totality we have incurred for the whole organization, it has to be properly allocated to different departments or divisions। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि बिजली का बिल अगर 5 लाख रुपए है, तो मैं ये नहीं कर सकती कि 5 डिपार्टमेंट्स अगर हैं तो पांचों में 1-1 लाख बांट दिया कि बराबर करो, नहीं, इट हैज टू बी जस्टिफाइड। तो कोई ना कोई एक प्रॉपर बेस, एक जस्टिफिकेशन के साथ में हमें देखना होता है कि जो बेस्ट है, अदरवाइज तो लड़ाई हो जाएगी।
कि कोई एक ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो कहेगा कि वो तो मान जाएगा, लेकिन जो कम यूज़ कर रहा है, वो तो बोलेगा ना कि मेरे यहाँ पे इतना जब एक्सपेंसेस मैंने मेरे नाम पे अगर आप करोगे तो ऐसे नहीं होंगे। तो वी हैव टू मेक सम जस्टिफिकेशन at the time of properly allocating the expenditures which have been incurred by the firm for different departments. जब हम एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अब यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है एज सच, लेकिन आप कह सकते हो कि ट्रेंड है या एक जस्टिफिकेशन वाले पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम नॉर्मली एलोकेशन करते हैं, जिसमें कि पहला है जो कॉन्सेप्ट या पहला मेथड आप कह सकते हो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का, दैट इज बाय मींस ऑफ डायरेक्ट एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो different expenditures the company has been incurring, they can directly be allocated to different departments at the time when they are being paid. For example, we have the item of wages and salaries which are to be paid to workers and the employees of the organization. So what we can do is, अब जो भी finance department है या accounts department है, उनके पास पूरे डिपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट होती है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयज की लिस्ट बना सकते हैं, वर्कर की लिस्ट बना सकते हैं। ये भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में वी हैव वर्कर्स एज वेल एज द एम्प्लॉयज, तो ये लोग हैं, इनको इतनी पैसे जाते हैं। HR डिपार्टमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं, अलॉन्ग विद देयर पैकेजेस व्हाटएवर दे आर गेटिंग। तो यहाँ पर हमारे लिए इजी है क्योंकि हमारे पास उनकी पर्सनल फाइल से डिटेल आ जाती है कि कितने पैसे हम किसको दे रहे हैं, कितने इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जो भी पेमेंट जा रही है, और वो इंडिविजुअल कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ये एक डायरेक्ट पेमेंट या एक डायरेक्ट मेथड है जहां हमारे लिए इजी है कुछ एक्सपेंडिचर्स में, जहां हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो खर्चा है ये किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, और फिर उसको हम उसके रेवेन्यू से कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेदर वी हैव been able to earn profit or we have incurred some kind of loss। तो ये सब चीजें आप इस तरह से, अगर डायरेक्ट के लिए अगर हमारे पास ऑप्शन है तो वी कैन गो फॉर द डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। दूसरा है, मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग, जो आपके ऑफिस की बिल्डिंग है जहाँ पे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, यू आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, यू आर गिविंग आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो, वट एवर द बिजनेस यू आर रनिंग, द सेम बिल्डिंग इज बीइंग टेकन ऑन रेंट। अब आपने उसको रेंट पे लिया हुआ है। अब रेंट पे अगर लिया हुआ है, पूरा रेंट आपको पता है कि कितना रेंट में दे रही हूँ, अब उसको एलोकेट करने के लिए what can be the justified base to allocate the expense among different departments। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग आपने किराए पे ली है, उसमें 4 फ्लोर्स है, 4 फ्लोर्स में से 2 फ्लोर्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने ले रखे, एक फ्लोर पे आधा फ्लोर लेट्स से रिसर्च डिपार्टमेंट ने लिया हुआ है, और सेकेंड हाफ ऑफ दैट थर्ड फ्लोर इज बीइंग टेकन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। इस तरह से आधा आधा उन्होंने 1/4 के हिसाब से उनके पास है। एक फ्लोर पे ऑफिस का बाकी सारे और काम है, या वेयर हाउस भी एक फ्लोर पे, इस तरह से आपने अलग अलग आपके एरिया आपने दिए हुए हैं कि ये आपका कैबिन है, ये आपका कैबिन है। अब जब आप डिपार्टमेंट वाइज इसकी एलोकेशन करोगे पूरी बिल्डिंग की, तो आप यहाँ पर जो बेस्ट सूटेबल या जस्टिफाइड वे है डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रेंट का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कैसे करोगे? फ्लोर वाइज आपको पता नहीं है, अब या तो आप अगर जो टोटल अमाउंट है उसको आप पहले तो फ्लोर वाइज बांट दो कि एक एक फ्लोर का पर फ्लोर मुझे इतना रेंट पड़ रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप एरिया के हिसाब से, बेसिकली आप अल्टीमेटली इसी बात पे आओगे कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने कितना एरिया बिल्डिंग में ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना एरिया उनके पास है, उसके हिसाब से आप जो रेंट है टोटल उसको बांट दोगे अलग अलग डिपार्टमेंट में। जिसके पास जितना ज्यादा एरिया है उतना ही रेंट का प्रोपोर्शन उसके हिस्से में जिम्मेदारी के तौर पे आएगा। इसके अलावा में
इसके अलावा में जो स्टॉक की अगर हम बात करें या हम कमीशन की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, इस तरह के जो हमारे खर्चे होते हैं, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम टर्नओवर के हिसाब से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम जस्ट सेइंग कि हम सेल्समैन को कमीशन देते हैं, तो सेल्समैन को कमीशन कब मिलेगी? जब वो सेल्स करेगा। तो जितनी उसकी सेल्स ज़्यादा होती चली जाएंगी, उतनी ही उसकी कमीशन पे इम्पैक्ट आता चला जाएगा। तो कमीशन सेल्स से जुड़ी हुई है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर मैं उनके वो करा रही हूँ कमीशन के हिसाब से एक्सपेंसेस दे रही हूँ, तो जितना ज़्यादा ट्रैवल वो लोग करेंगे उतने ही ज़्यादा उनके पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये एक किसी भी एक्सपेंडिचर में व्हाटएवर द एक्सपेंडिचर इज, हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि हम उसको बाँट कैसे सकते हैं। टुकड़ों में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के ज़िम्मेदारी कैसे हम सेट कर सकते हैं कि ये इतना हिस्सा तुम्हारे ज़िम्मे का है। यू आर आंसरेबल, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर। टोटल इतना था, तुम्हारे हिस्से इतना आया है, तो उसकी आंसरेबिलिटी आपके डिपार्टमेंट की है। इस तरह से जस्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है। कोई एक जस्टिफाइड बेस हमें देखना होता है जिसके बेसिस पर हम लोग एलोकेशन करते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दीज आर सम ऑफ the expenditures we have in the organization। ये सिर्फ एग्जाम्पल तौर हैं, बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे या एक्चुअल में हम देखते हैं तो हमें कोई ना कोई बेस मिल जाता है जिसके बेसिस पर हम लोग एलोकेशन करते हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल इट्स द फर्स्ट इज सेलिंग एंड ट्रेवलिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट है, कैरेज ऑन सेल्स है, सेल्स से गोडाउन रेंट है, स्टोरेज एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट अलाउड है। ये सारे के सारे हम लोगों को एलोकेशन के लिए हम देखते हैं कि हमने सेल्स कितनी की है, क्योंकि सेल्स जैसे मैंने कहा कमीशन है तो या एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट से भी हम यही कहते हैं कि जितना हमारा खर्चा हो रहा है उसे हमें सेल्स में फायदा हो रहा है। तो वी आर कंपेयरिंग दीज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स विद द सेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। तो जितने डिपार्टमेंट्स के आउटकम्स होंगे उनके हिसाब से हम कंपेयर करके उसके हिसाब से हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स से कैरेज ऑन परचेजेस हैं या डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो परचेजेस के हिसाब से हैं। इन केस वी आर टॉकिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इन टर्म्स ऑफ रेंट, रेट, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो उसमें हमने जैसे मैंने भी आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट के पास कितना एरिया है, कितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से रेंट है। जिसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया होगा उसके हिस्से ज़्यादा अमाउंट आएगा रेंट का। लाइटिंग में भी क्या है, लाइटिंग में भी या तो आप फ्लोर एरिया के हिसाब से करोगे या फिर कितने पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब भी आप आपकी बिल्डिंग की हम बात करेंगे तो आपके लिए इजी है कि आप ये चेक कर सकते हो कि कितने लाइट पॉइंट्स आपके यहाँ लगे हुए हैं और उसके हिसाब से कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए। आपको एक बार ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद तो सेम चीज़ें हैं जब तक कि कोई मेजर चेंजेस ना हो। और जितने भी पॉइंट्स हैं आपके यहाँ लगे हुए डिपार्टमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक रूम है, उसमें एक डिपार्टमेंट पूरा अपना काम कर रहा है, वहाँ पे 6 लाइट लगी हुई है, 2 एसी लगे हुए हैं, 4 पंखे लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो उसमें आप कंजम्पशन देख सकते हो कि कितने पॉइंट्स हैं और उसमें मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी हो सकती है। तो उसके हिसाब से यू कैन शेयर, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द बिल बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ देखनी होती है कि कोई भी अगर खर्चा है, whatever the expenditure has been incurred by the organization, it has to be divided among different departments on the justified basis. Now I'm directly coming to the question. I hope कि ये आप लोगों को क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मिल भी गया है जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है। एंड इन केस anyone of you has not received that PDF, you just take the screenshot of this so that I can share the solution and we can discuss that. Accounting. Okay. I hope Excel sheet I have shared वो आप लोगों को visible है. Okay, मैं एक second. Let me just explain the question first. Okay, now the question says that Vanshika Limited has 3 departments A, B and C.
The information for these three departments for the year ending 31st March 2021 is given to you. 3 कॉलम्स हैं, ABC डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी परचेज, सेल्स, सेलिंग प्राइस, स्टॉक यूनिट्स में ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टोटल परचेजेस दिए हुए हैं और हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, assuming that the percentage of gross profit on turnover is the same in each case. इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमारी तीनों ही डिपार्टमेंट में सेम है। प्रॉफिट का अमाउंट अलग हो सकता है लेकिन जो रेशियो है वो हमारी सेम है। आई होप कि ये जो एंट्रीज जो आपको अमाउंट दिए हुए हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रिपेयर the departmental accounts to know ki what actually the profit we have incurred from these three different departments. Okay, now what we have to do is, जो अगर मैं आपके सिलेबस के हिसाब से कराती हूँ तो आपको इसमें मैक्सिमम जो आएंगे 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, 2 या 3 डिपार्टमेंट का आपको बनाने के लिए आएगा, नॉट मोर देन 3 डिपार्टमेंट्स. You have to prepare accounts where we have to prepare trading and profit and loss account. अब इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके हिसाब से मुझे 3 डिपार्टमेंट्स दिए हुए थे और उनके ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि यू आर बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट अज्यूमिंग ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम. अब हम कैसे बनाएंगे? अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप ये अकाउंट्स जैसे मैंने स्क्रीन पे, क्या हो गया, एक सेकेंड रुको, ये फिर हैंग कर गया. Okay, I think Excel sheet is now properly visible. Now this is मैंने बहुत छोटे में लिखा हुआ डिपार्टमेंट ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी ट्रेडिंग अकाउंट, आप पूरा लिख लीजिएगा. मैंने यहाँ पे आप लोगों की को समझाने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए तीनों अकाउंट्स अलग अलग बनाए हैं. अब क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है वो एक ही फॉर्मेट बना के उसमें ABC 3 कॉलम्स करके बना सकते हैं. आप चाहो तो वैसे भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स. मैंने यहाँ 3 अलग अलग अकाउंट्स बनाए हुए हैं. तो वी हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दीज 3 डिपार्टमेंट्स. ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है. अब जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर अलग अलग दी हुई है, उसके हिसाब से हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. नाउ द डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन वॉज, अब मैं पहले सिर्फ डिपार्टमेंट ए की अगर समझाने के लिए बता रही हूँ. परचेजेस मुझे दिए हुए हैं डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के यूनिट्स में. तो मेक श्योर कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी है उस पर फोकस कर लेना. जल्दबाजी में पेपर मत करिएगा, क्योंकि कई बार जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं परचेजेस, अब ये लिखे हुए हैं यूनिट्स में. स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या पढ़ते नहीं है कि ये यूनिट्स में है, इसको अमाउंट कर देते हैं 10,000, 20,000 और 30,000. इसको यूनिट्स की बजाय सोल्यूशन जो होगा वो रुपीज में मान के अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा. तो मेक श्योर कि दीज यूनिट्स ऑफ परचेजेस हैव बीन गिवन टू यू. तो मैं अगर परचेजेस दिखाऊंगी तो परचेजेस वाला जो परचेजेस कहाँ आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो मैंने परचेजेस दिखाए, लेकिन परचेजेस में अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है वो सिर्फ यूनिट्स दिए हुए हैं. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स लिख के छोड़ दिए हैं. परचेजेस 10,000, ऐसे ही बी के लिए परचेजेस 20,000 and purchases 30,000. I still I have to know कि इनका रेट क्या है, कितने अमाउंट पे मैंने परचेज किया है, तभी मेरे पास टोटल अमाउंट आएगा. तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है मैं उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन बता रही हूँ. फिर मुझे सेल्स की यूनिट्स दी हुई हैं 10,400, 19,600 और 30,600. मुझे इसको भी वापस टोटल सेल्स के अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
सेलिंग प्राइस मुझे दिया हुआ है नेक्स्ट आइटम विच इज 21 रुपीज फॉर ए, 22 फॉर बी एंड 24 फॉर सी। तो अब इसका मतलब सेलिंग प्राइस मुझे पर यूनिट तीनों डिपार्टमेंट का पता है, सेल्स की यूनिट्स मुझे डिपार्टमेंट वाइज मालूम थी, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इजीली कैलकुलेट सेल्स इन यूनिट्स यानी 10,400 into 21 which is the selling price per unit for department A। तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा 2,18,400 का द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स बाय डिपार्टमेंट ए। आई होप कि ये क्लियर है। अब ये सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, जो एंट्रीज हम डिस्कस करते जा रहे हैं आई जस्ट हाईलाइट दोज विद येलो कलर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने कौन कौन सी एंट्रीज की हैं और कौन सी स्किप हो गई हैं। एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कि आप लोग जब भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ट्राई टू सॉल्व एट द सेम टाइम ऑल्सो। तो आप रजिस्टर पे जरूर इसको साथ के साथ समझ के सॉल्व करते रहिएगा ताकि बाद में जब आप लेक्चर के पढ़ोगे तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। इसी तरह जब डिपार्टमेंट बी की हम बात करेंगे, डिपार्टमेंट बी के लिए सेल्स की जो यूनिट्स थी वो 19,600 हैं इनटू द सेलिंग प्राइस विच इज 22। तो 19,600 into 22 gives you 4,31,200 is the total amount of sales by department B। इसी तरह C के लिए जो हम सेल्स का अमाउंट देखेंगे तो वो अब हमें दिया हुआ है 30,600 into 24। तो वो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 7,34,400 का। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर है। Okay, no questions. Next information which is there in the question is stock at the end। यूनिट्स हमें दिए हुए हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक के भी हमें यूनिट्स दिए हुए हैं 800 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स और 1400 यूनिट्स। ये फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिए हैं। अगेन ये हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी कि कितने पे इसको वैल्यू करना है मुझे। Next is information the total purchases during the year were 9,59,000 rupees। अब यहाँ पर मुझे टोटल परचेजेस दिए हुए हैं यानी तीन डिपार्टमेंट्स हैं ए बी और सी, तीनों के मिलाकर मुझे परचेजेस की फिगर दी हुई है। तीनों डिपार्टमेंट के मिलाकर जो मैंने परचेजेस किए हैं वो 9,59,000 रुपीज की हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की मुझे यूनिट्स पता थी अभी तक, टोटल मुझे सेल्स का अमाउंट मालूम है कि कितने टोटल सेल्स मैंने की हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है जो हमने लिख के रखी हुई है। अब हमें करने हैं कैलकुलेशंस वर्किंग नोट्स के और फिर सारे अकाउंट्स बनाने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन मालूम है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स गिव्स मी द क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते थे, नॉर्मली हमने यही पढ़ा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज सेल्स। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स मालूम थी, मैंने इसको इस तरह से इंफॉर्मेशन को यूज किया। अब यहाँ पे मैं अगर ओपनिंग स्टॉक को एक बार को अज्यूम कर लूं कि ओपनिंग स्टॉक इज लेट्स से दी एक्स, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, मैं अगर यूनिट्स की बात कर रही हूँ अभी तक मुझे यूनिट्स के हिसाब से परचेजेस मालूम थे, सेल्स की यूनिट्स पता थी, क्लोजिंग स्टॉक की मुझे यूनिट्स पता है। ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ तो हो सकता है ना हो ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने ये इक्वेशन से स्टार्ट किया विच इज ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस परचेजेस। तो इसका x मैंने माना ओपनिंग स्टॉक की जो यूनिट्स हैं, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक इफ एनी। तो ओपनिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए बी सी के लिए, जब डिपार्टमेंट ए के लिए मैं करूंगी तो डिपार्टमेंट ए में ओपनिंग स्टॉक था सॉरी परचेजेस थे 10,000 यूनिट्स के। if I'll just do it for department A here, तो ओपनिंग परचेजेस जो थे वो थे मेरे पास 10,000 यूनिट्स के। इसमें मैं इसमें जो है एडजस्टमेंट्स मैं करके देखूंगी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग सेल्स मेरे पास थी 10,400 यूनिट्स की और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है 800 यूनिट्स का।
अब इसमें मुझे क्या करना था, जो इक्वेशन थी वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस परचेजेस। अब इससे अगर मैं कैलकुलेशंस करूंगी तो मुझे एक फिगर मिल जाएगी 1200 यूनिट्स की, जो कि मेरे लिए है ओपनिंग स्टॉक ए का। इसी तरह बी और सी के लिए मैं कैलकुलेट करूंगी, तो बी और सी के लिए कैसे करेंगे, 1200 which is the closing stock plus sales which is 19,600 minus 20,000 which is the purchases। तो ये जब मैं कैलकुलेशंस करूंगी तो बी के लिए मुझे ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट पता चल जाएगा यूनिट्स के टर्म्स में, जो कि आएगा 800 यूनिट्स। इसी तरह सी के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1400 which is the closing stock plus sales which is 30,600 minus purchases 30,000 and I'll be getting the 2,000 units as the ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास ये वर्किंग नोट्स में से कैलकुलेट करके ओपनिंग स्टॉक के बैलेंसेस आ गए इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। आई होप कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अब इनमें मेरे पास सब में यूनिट्स मालूम है, रेट किसी के नहीं पता। रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक इंफॉर्मेशन जो और दी हुई थी क्वेश्चन में, वो ये दी हुई है कि जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, एक तो वो सब में सेम है, और दूसरा जो टोटल परचेजेस हैं तीनों डिपार्टमेंट्स के मिला के वो 9,59,000 है। ये दो इंफॉर्मेशन को हम यूज करके आगे सोल्यूशन करेंगे। जब मैंने तीनों डिपार्टमेंट की टोटल परचेजेस की बात की, ये मुझे दी हुई है, फिर हैंग कर गया, 9,59,000 रुपीज की। आई विल शेयर इट अगेन। ओके, टोटल परचेजेस जो मुझे दिए हुए थे 9,59,000 रुपीज के दिए हुए हैं। परचेज की यूनिट्स मुझे मालूम थी 10,000, 20,000 और 30,000। सेलिंग प्राइस मुझे मालूम थे 21 रुपए, 22 रुपए और 24 रुपए। इससे मैंने क्या किया, सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट कर ली टोटल, जो मैंने अकाउंट्स में ऊपर कैलकुलेट किए थे। एक मिनट दो, ये सिस्टम हैंग कर रहा है वापस से। ओके, आई होप कि अभी आपको एक्सेल शीट विजिबल है। हमने जो सेल्स के अमाउंट कैलकुलेट किए थे तीनों डिपार्टमेंट्स के, वो क्या क्या थे, 2,18,400 ए का, 4,31,200 बी का, और सी के लिए 7,34,400। ये तीनों को मैं इकट्ठा कर दूं तो टोटल सेल्स मिल जाएंगी मुझे ऑर्गेनाइजेशन की। मुझे टोटल सेल्स भी मिल गई। टोटल सेल्स जब मैं इन तीनों को टोटल करूंगी तो जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है वो एक आ जाएगा टोटल एक्चुअल सेल्स का। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास परचेज का जो यूनिट्स हैं सिर्फ वो मालूम है, उसकी प्राइसिंग मुझे नहीं मालूम, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि जो मैंने परचेजेस किए हैं अगर वो सारे बेचती, क्योंकि मुझे उसमें सेलिंग प्राइस अलग से पता है, तो व्हाट आई हैव डन इज कि द यूनिट्स व्हिच वी हैव बीन परचेजिंग during these three during the year for these three departments 10,000, 20,000 और 30,000, ये अगर सारे बेच देती मैं सेलिंग प्राइस पे 21 रुपए, 22 रुपए और 24 रुपए, तो सेल्स क्या होती, तब सेल्स होती 2,10,000, 4,40,000 और 7,20,000 रुपीज। एक्चुअल जो सेल्स हुई हैं उसमें और इसमें फर्क है, क्योंकि सेल्स की जो यूनिट्स हैं वो अलग हैं। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जो मैंने परचेजेस किए हैं वो बेच रही हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक का यूनिट का अमाउंट, मुझे यूनिट्स पता है, रेट नहीं पता, तो जरूरी नहीं, पर अब ये नहीं पता कि कौन से अमाउंट पे मैंने उनको परचेज किया हुआ है, तो मुझे परचेज प्राइस पहले कैलकुलेट करना है, तो मैं एक्चुअल तभी प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाती।
तो what I have assumed is just because I don't know the purchase price of each and every unit for these three departments, मैंने ये मान के चला कि जो एक्चुअल परचेजेस किए हैं, जो यूनिट्स परचेज किए हैं, सिर्फ अगर मैं वो ही बेचती सेलिंग प्राइस पे तो सेल्स कितनी होती, तब मेरी सेल्स होती 13,70,000 रुपीज की। उसके अगेंस्ट में टोटल परचेजेस मुझे दिए हुए थे, टोटल अमाउंट मुझे मालूम था 9,59,000, जो एक्चुअल परचेज का अमाउंट मुझे तीनों का मिलाकर पता है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट कंपेयरिंग दीज टू एक्चुअल फिगर्स, अज्यूमिंग कि जो परचेजेस हैं वो सारी बिकी हैं मेरी, 13,70,000 की सेल्स होती, परचेजेस उतनी ही यूनिट्स जो मैंने परचेज की हैं वो कितने पे परचेज की हैं, 9,59,000 रुपीज पे। उसके हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट आता वो आता 4,11,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट। यहां से मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो होती है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आया 4,11,000 रुपीज का, नेट सेल्स है 13,70,000 की। अब यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज कि जो एक्चुअल सेल्स हैं हमें वो नहीं कंसिडर करनी है। क्यों? क्योंकि हमें परचेज प्राइस पता नहीं है, तो हम परचेज प्राइस ही पता नहीं है। जो टोटल है, ओपनिंग स्टॉक भी तो है ना, ओपनिंग स्टॉक भी तो बिका होगा। जैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं समझा देती हूँ, फिर हैंग हो गया। डिपार्टमेंट ए का जब आप देखोगे, ओके नाउ आई थिंक इट्स द शीट इज विजिबल। जो सेल्स हैं डिपार्टमेंट ए की यूनिट के हिसाब से 10,400 हैं। अब 10,400 में से परचेजेस कितनी थी? सिर्फ 10,000। बाकी इसका मतलब मेरे पास जो 400 मैंने और बेची हैं वो यूनिट्स मेरे पास पहले की रही होंगी, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस होगा इसका मतलब। सॉरी, यहां मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी कि ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स में मेरे पास कितना बैलेंस था। 1200 मेरे पास था, ये मैंने अभी कैलकुलेट किया था। इस 1200 की कीमत क्या है मुझे पता नहीं है, परचेजेस की कीमत क्या है वो मुझे नहीं पता है, सेल्स मुझे एक्चुअल पता है जिसमें यूनिट्स और रेट पता है, लेकिन यूनिट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो वो परचेजेस से ज्यादा है। यानी ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस मुझे पता होना चाहिए था जो मुझे पता नहीं है। उसमें से क्योंकि परसेंटेज जो होगी प्रॉफिट की वो सेम ही रहेगी, तो मैंने क्या किया कि जो टोटल सेल्स थी 10,400 उसकी बजाय मैंने सिर्फ परचेजेस वाली यूनिट्स को देखा कि अगर वो बिकेंगी तो कितना प्रॉफिट है। यानी अगर परचेजेस मैंने 10,000 की हैं, अगर वो सारी बेचती, नाउ दिस इज द अजम्पशन जिसके बेसिस पर कैलकुलेशंस हो रही हैं, वो बेचती 21 रुपए पे तो 2,10,000 की सेल्स होती। क्यों? क्योंकि मुझे टोटल परचेजेस का अमाउंट पता है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए मुझे सेल्स पता होनी चाहिए थी और ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए था। ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसके लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव अज्यूम्ड कि जो परचेजेस हैं वो सारी तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने सेलिंग प्राइस पे बेची हैं, अगर तो कितना सेल्स होगी। उससे मुझे टोटल सेल्स पता चली 13,70,000। टोटल परचेजेस मुझे पता है एक्चुअल जो हुई थी 9,59,000 रुपीज की। ये सारी वर्किंग यहाँ पे है। 9,59,000 was the total amount of purchases। 13,70,000 में वो बिकती, अगर एक्चुअल वो सारी बिकी हैं तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट होता 4,11,000 रुपीज का। अब इन तीन फिगर्स से मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है, नेट सेल्स भी पता है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट the gross profit ratio which is as per the information given in the question is same everywhere। तो gross profit ratio क्या है? gross profit by net sales into 100। वो कैसे कैलकुलेट करूंगी? 4,11,000 into 100 divided by net sales यानी 13,70,000 रुपीज। ये मुझे अमाउंट क्या परसेंटेज जो आएगी ये कैलकुलेट करके आएगी 30%। इसका मतलब गिवन सिनेरियो में जो मेरा प्रॉफिट की परसेंटेज है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है दैट इज 30%। आप परसेंटेज का सिंबल जरूर लगा लीजिएगा, इट्स बेसिकली 30%।
30% ये सेम मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सेम है सब जगह। इससे अब मैं आगे कैसे क्या कैलकुलेशंस करूंगी। अब मुझे कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए क्योंकि मुझे अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। तो परचेजेस कितने पे किए हैं मैंने, वो कैसे कैलकुलेट करूं। डिपार्टमेंट ए के लिए अगर मैं स्टार्ट करूं, जस्ट डू दिस। डिपार्टमेंट ए के लिए if I start with the selling price which is given in the question, ये मुझे दिया हुआ है 21 रुपए। अब ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया 30%, वो किस पे होती है, सेलिंग प्राइस का 3% जो होता है वो आपके लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशंस का अमाउंट, आपके जो प्रॉफिट है दैट इज 30% ऑफ दैट। अब इसका मैं अगर कैलकुलेशंस अगर करूं 30% विच इज द प्रॉफिट रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब 21 रुपए पे अगर मैं प्रोडक्ट ए को बेच रही हूँ मार्केट में, तो उसमें 6 रुपए 30 पैसे प्रॉफिट के हैं मेरे। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से पता चल गया। 30% थी तो यानी 21 रुपए पे 6 रुपए 30 पैसे प्रॉफिट के हैं मेरे। इसका मतलब बाकी जो बैलेंस है वो क्या होगा, वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस को मैं क्या बोल सकती हूँ, विच इज I can say is the purchase price at which I have purchased the raw material or the product। ये मेरे लिए हो गया प्रॉफिट which is at a rate of 30% of selling price। और बाकी जो मेरे लिए है that is cost price or the purchase price you can say, जो मेरा यहाँ पर आएगा 21 minus 6.3, ये मैंने लेस किया। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गई 14 रुपए 70 पैसे। इसका मतलब जो मैंने यूनिट्स परचेज किए हैं डिपार्टमेंट ए के, वो परचेज किए हैं मैंने 14 रुपीज 70 पैसा पर। और जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, अब क्योंकि मुझे ओपनिंग बैलेंस पता नहीं है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है नहीं कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो प्राइस क्या है, तो वो भी हम यही मानेंगे कि सेम प्राइस है, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये सोच सकें या कैलकुलेट कर सकें कि उसका रेट हम क्या कोट करेंगे, क्या होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस आई है वी हैव टू अज्यूम दैट द ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड इन केस यू हैव क्लोजिंग स्टॉक, दे हैव द सेम रेट विच इज 14.7 रुपीज। इस तरह से हम इसको वैल्यू करेंगे। तो अब ये मेरा डिपार्टमेंट ए के लिए कॉस्ट प्राइस आया, और मैंने अब क्या किया, डिपार्टमेंट ए में जो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स लिखी हुई थी 1200 जो मैंने कैलकुलेट की थी, इनटू 14.7 करा, तो आई हैव गॉट द ओपनिंग स्टॉक वैल्यू विच इज 17,640। तो इट्स बेसिकली 1200 इंटू 14.7। परचेजेस में 10,000 यूनिट्स लिखे हुए थे, इंटू 14.7 किया तो 1,47,000 रुपीज का परचेज का प्राइस आ गया। क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी वी डोंट हैव एनी अदर रेट, तो वी हैव टू कोट एट 14.7 ओनली। 800 यूनिट्स हमें दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो 800 इंटू 14.7 यू गेट द अमाउंट ऑफ 11,760 एज द क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट ए के क्लोज हो गए हैं। अब आप इसमें से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे विच विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी विच इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ए इज 65,520। तो आपका इस तरह से डिपार्टमेंट ए का अकाउंट्स बन गए। अब डिपार्टमेंट बी के लिए अगर हम देखें, तो डिपार्टमेंट बी के लिए वापस से हम अगर सेलिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशंस करें कॉस्ट प्राइस की, तो बी के लिए हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 22 रुपीज का। इसका 30% विल बी द प्रॉफिट मार्जिन, वो आपका आता है 6 रुपीज 60 पैसा का। रिमेनिंग इज द कॉस्ट प्राइस, वो आता है 15.4 रुपीज का। यानी
ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक तीनों ही वैल्यू करेंगे हम 15.4 रुपीज के हिसाब से। जब कैलकुलेट करोगे तो ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट बी के लिए इट विल बी 800 इंटू 15.4, अमाउंट आएगा 12,320 का। परचेजेस 20,000 इंटू 15.4, 3,08,000 रुपीज के। क्लोजिंग स्टॉक 1,200 इंटू 15.4, वैल्यू कम्स आउट टू बी 18,480। और फिर जब बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट करोगे ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो के फॉर्म में, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 1,29,360 रुपीज का। आई होप कि ये क्लियर है। इसी तरह से डिपार्टमेंट सी का जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो डिपार्टमेंट सी के लिए जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था वो हमें दिया हुआ है 24 रुपये। 24 रुपये का 30% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आपको परसेंटेज का प्रॉफिट बता देगा, विच इज 7.2 रुपीज। 7.2 रुपीज अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो यू विल बी गेटिंग द कॉस्ट प्राइस विच इज 16.8। नाउ इन डिपार्टमेंट सी ओपनिंग स्टॉक 2,000 units, purchases 30,000 units and closing stock 1,400 units. They all are to be valued at a rate of 16.8. तो opening stock आएगा 33,600 का, purchases आएंगे 30,000 into 16.8, 5,04,000 रुपीज के, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 23,520 और फिर बैलेंसिंग फिगर आपके पास मिल जाएगा 2,20,320 का ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट सी का आपके पास कैलकुलेट करके। दिस इज हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। दिवांशी, आपने एक क्वेश्चन लिखा है कि 13,84,000 क्यों नहीं किया? 13,84,000 कहाँ पे आप कह रहे हो अमाउंट? आप ये बता दो ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि वाई वी हैव नॉट टेकन। मेरे हिसाब से जो 13,84,000 है शायद ये वाला आपने कैलकुलेट किया होगा नेट सेल्स का, जो एक्चुअल सेल्स है। यही वाला ही है। ओके, बेसिकली यू आर आस्किंग मी कि जो सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट जब मैंने कैलकुलेशंस की हैं तो व्हाई वी हैव नॉट टेकन द एक्चुअल सेल्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड इंस्टेड ऑफ 13,84,000 मैंने 13,70,000 का अमाउंट लिया है सेल्स का। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इसको आपको ये समझा, एक सेकेंड रुको यहाँ पे समझा देती हूँ। इसको हटा दो। डिपार्टमेंट ए के हिसाब से एक में बता देती हूँ कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें परचेजेस की यूनिट्स दिए हुए हैं, सेल्स के टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें अमाउंट टोटल पता है। क्लोजिंग स्टॉक के भी यूनिट्स मालूम है, ओपनिंग स्टॉक के भी हमें सिर्फ यूनिट्स पता है, ठीक है। जब लॉजिकली हम रेशोज कैलकुलेट करते हैं, रेशो का फॉर्मूला होता है आपका ये वाला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल होना चाहिए, नेट सेल्स एक्चुअल होनी चाहिए, तभी लॉजिकल सही कैलकुलेशंस आएंगी। यहां पर अगर मैं एक्चुअल सेल्स ले लूं 13,84,000 रुपीज की एज आस्क्ड बाय यू, फिर मैं ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से लाऊंगी? जो एक्चुअल है वो तो अभी मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं है। अब वो कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि मुझे ओपनिंग स्टॉक की, परचेजेस की और क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ यूनिट्स पता है, उनकी वैल्यूएशन तो मुझे पता ही नहीं है। जब उनकी वैल्यूएशन पता ही नहीं है कि कीमत क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगी? मैं अगर डिपार्टमेंट ए के अकाउंट्स की बात करूं तो ये दो फिगर्स मुझे नहीं पता जो मैंने अनफिल किया है, और मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं पता, सिर्फ सेल्स पता है। तो सेल्स को परचेजेस से कंपेयर करती तभी ग्रॉस प्रॉफिट आता। तो यानी मैं एक्चुअल सेल्स को एक्चुअल परचेजेस से कंपेयर करने की सिचुएशन में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो ये थी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपकी जो है वो सब जगह हर सिचुएशन में सेम है, सारे डिपार्टमेंट्स में सब सिचुएशन में सेम है। इसका मतलब
कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास दी हुई है मैं उसके हिसाब से अगर देखूं तो क्या देख सकती हूँ, मुझे टोटल सिर्फ परचेजेस पता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में तीनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर टोटल परचेजेस कितने किए हैं। अब नेट सेल्स के जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके मुझे देखना पड़ेगा, या परचेजेस माइनस करूंगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तब मैं कैलकुलेशंस कर सकती हूँ। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, जितने परचेज किए उतने ही बेच दिए। ठीक है, जितने परचेज किए वो मुझे मालूम था कि तीनों डिपार्टमेंट की मिलाकर जो परचेजेस हैं वो कितनी है, 9,59,000 की। ये एक्चुअल परचेजेस मुझे पता है। अब इन एक्चुअल परचेजेस को इनकी ही सेल्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं लॉजिकली ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल रही हूं। ये जो 9,59,000 की एक्चुअल परचेजेस हैं इसमें ए, बी और सी के लिए मुझे सिर्फ यूनिट्स दिए हुए हैं, रेट इनके भी नहीं पता अलग अलग, मगर टोटल पता है। तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि मैंने ए में कितने प्राइस पे परचेज किया, बी में कितने प्राइस पे परचेज किया, सी पे कितने किए, क्योंकि मुझे एक्चुअल टोटल पता है। What I have done is, in the given scenario situation with the given information, मैंने ये अज्यूम किया कि ये जो यूनिट्स थी तीनों डिपार्टमेंट्स की 10,000, 20,000, 30,000, सिर्फ अगर मैं इतनी ही बेचती, अज्यूमिंग नो ओपनिंग स्टॉक नो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो उस पर मैं कैलकुलेशंस कर ही नहीं सकती, इतनी ही अगर बेचती तो एक्चुअल सेल्स कितनी होती। क्यों? क्योंकि एक्चुअल परचेजेस मेरे पास है 9,59,000 रुपीज की। अगर मैं इन सभी यूनिट्स को बेचती एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे विच इज 21, 22 एंड 24 रुपीज फॉर ईच डिपार्टमेंट, तो मेरी सेल्स कितनी होती? तब मेरी सेल्स होती 13,70,000 की। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है। एक्चुअल सेल्स देखोगे तो 13,84,000 है, लेकिन अगर उसमें ओपनिंग स्टॉक का भी तो मैंने कुछ बेचा है ना, वो मुझे पता नहीं कि वैल्यू कितनी है। इसलिए मैंने सिर्फ परचेजेस की फिगर्स को लिया कि परचेजेस का टोटल अमाउंट मुझे पता है, सिर्फ यही परचेजेस को अगर मैं मार्केट में बेच देती तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, क्योंकि प्रॉफिट हर सिचुएशन में सेम है। तो यहाँ पर एक्चुअल परचेजेस को, उतनी ही परचेजेस को अगर मैं बेचती तो सेल्स कितनी होती, उससे कंपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इस जिसकी वजह से इंस्टेड ऑफ 13,84,000 एक्चुअल सेल्स which includes some units of opening stock which have been sold in some departments, वो मैंने कंसिडर नहीं किया है, मैंने परचेजेस के हिसाब से कंपैरिजन किया। आई होप कि ये अब आपको क्लियर है। अगर स्टिल यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन, आप मैसेज टाइप कर दो ताकि मैं क्लियर कर देती हूँ, बट मेरे अपने हिसाब से अब आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई शेयर। Okay, PDF is visible to you, I think. Okay, this is the next question we have to attempt. Is the question says that you have three departments. If I just okay, I'm just going with this example, which is allocation of expenses के लिए है। इससे आपको जो हम कॉन्सेप्ट थेरेटिकल पढ़ रहे थे, जहां हमें एलोकेशन करनी है, दैट वुड बी मोर क्लियर कि हम लोगों को जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट समझना है वो क्या है, जिस पे हमारा फोकस है, जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं, एलोकेट कैसे करने हैं। तो दिस क्वेश्चन विल फोकस ऑन दैट पोर्शन ऑल्सो। नाउ द क्वेश्चन गिव्स यू द इंफॉर्मेशन, और यू कैन से कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ है कंपनी का फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021. You have different expenditures and incomes given in the question.
उसके अलावा में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो मैं अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखूं तो परचेजेस दिए हुए हैं मुझे, यहाँ पर इफ यू कैन सी यू हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन से एक्स वाई जेड, 3 प्रोडक्ट्स आपके ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। एक्स इज ट्रांजिस्टर, वाई इज टेप रिकॉर्डर्स एंड दी जेड इज इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपेयर्स। तो जो आप रिपेयरिंग के एक सर्विसेज दे रहे होंगे उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं दैट हैव बीन टेकन एज जेड। तो आपने 3 डिपार्टमेंट्स या 3 प्रोडक्ट्स को आपने 3 डिविजन्स मान के एक्स वाई जेड के हिसाब से लिखा हुआ है। देन इन टोटल सैलरी एंड वेजेस 48,000 रुपीज हमें टोटल दिया हुआ है। रेंट 10,800 टोटल दिया हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000 टोटल दिए हुए हैं। ये वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हम फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हमने बना दिया। सिर्फ यहाँ पे परचेजेस अलग अलग दिखा रखे हैं कि उन्होंने परचेजेस कितने कितने अलग अलग डिपार्टमेंट के, या सेल्स आपको दिखा रखे क्रेडिट साइड पे अलॉन्ग विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दीज 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स सेपरेटली। जो हमारा मेन कंसर्न है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में वो ये है कि जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ होल, जैसे सैलरी का दिया हुआ है, इसमें सैलरी एंड वेजेस 48,000 रुपए। अब मुझे ये पता है क्वेश्चन के प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर आई हैव 3 प्रोडक्ट्स। ये जो 48,000 है सैलरी या वेजेस के, इन तीनों में मुझे एक्स वाई जेड में कैसे बांटने हैं, एलोकेट कैसे करने हैं, जो कि जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसे ही रेंट तीनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, एक्सपेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, ये चीज हमें सीखनी है। यहाँ पे ये इस चीज पे हमारा फोकस होता है। जब आप इंफॉर्मेशन देखोगे तो इंफॉर्मेशन अभी सोल्यूशन आपको मैं एक्सेल की शीट पे कराऊंगी। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। पहली इंफॉर्मेशन जो आपको देता है क्वेश्चन वो ये दे रहा है कि ट्रांजिस्टर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स हैव बीन सोल्ड इन द शोरूम एंड रिपेयर्स मेड इन द फैक्ट्री। मेरे 3 आइटम या 3 प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो, 3 प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ में टेप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर्स, तो ये तो प्रोडक्ट है। इनको मैं बेच रही हूँ शोरूम में। तो एक मेरा एरिया जो है वो क्या है, शोरूम, एक स्पेस जो जगह जो है। और दूसरा जो तीसरा मेरा जो काम है, जो मैं रिपेयर्स की सर्विसेज दे रही हूँ, वो कहाँ हो रहा है काम, वो हो रही है फैक्ट्री में, रिपेयरिंग वर्क। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको दी हुई हैं, एक प्रोडक्ट प्लस सर्विस आप कह सकते हो, ट्रांजिस्टर्स, टेप रिकॉर्डर्स एंड दी रिपेयरिंग वर्क। उसके अलावा आपको ये बताया हुआ है कि वो हो कहाँ रहा है काम। शोरूम में हो रहे हैं, बिक रहे हैं दोनों प्रोडक्ट, और जो सर्विसेज हैं उसके लिए जो काम हो रहा है वो हो रहा है फैक्ट्री में। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ये देती है कि जो अपॉर्शनमेंट है ऑफ सैलरी एंड वेजेस। अब सैलरी एंड वेजेस हमने पीछे देखा था, टोटल हमें दिए हुए थे 48,000 रुपीज के। कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी डायरेक्ट या हिडन में जो आपको समझनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पर वी हैव टू एलोकेट एंड अपॉर्शन द टोटल एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस के लिए हमें क्या दिया हुआ है, सैलरी एंड वेजेस इज टू बी एलोकेटेड और अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ 3:1। वो कैसे दे रखा है आपको, शोरूम में 3/4 है, फैक्ट्री में 1/4 है। यानी शोरूम और फैक्ट्री यानी एरिया या लोकेशन के हिसाब से मुझे 3:1 की प्रोपोर्शन में सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो 48,000 रुपीज है, 48,000 रुपीज में से टोटल जो मेरा अमाउंट है, 3/4 अमाउंट कहाँ जाएगा, शोरूम के लिए, और 1/4 अमाउंट कहाँ जाएगा, फैक्ट्री के लिए। इसका मतलब अगर मैं इसको बाइफिकेट करूं 48,000 रुपीज को, तो कैसे करूंगी, 48,000 इंटू 3/4, वो जो टोटल अमाउंट होगा वो जाएगा शोरूम में। और शोरूम में क्या काम हो रहा है, ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर्स बिक रहे हैं। यानी कि 48,000 रुपीज में से 3/4 का मतलब हो जाएगा 36,000 रुपीज। जब आप कैलकुलेट करके देखोगे, आप कैलकुलेटर पे करके देखो साथ के साथ में, 48,000 रुपीज का 3/4 जब आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा बाइफिकेट होके 36,000 रुपीज और 12,000 रुपीज। तो एक मेरे पास तो ये पैटर्न आ गया कि 36,000 रुपीज शोरूम के लिए यानी ट्रांजिस्टर प्लस टेप रिकॉर्डर के लिए है। अभी उसमें बाइफिकेशन नहीं हो पाया है इतनी इंफॉर्मेशन में। और बाकी जो 12,000 है, 1/4 है, वो कहाँ गया, फैक्ट्री के लिए यानी
रिपेयर्स के लिए। तो 3 जो मेरे डिपार्टमेंट या काम थे वो कौन-कौन से थे? ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और सर्विसेज यानी एक्स, वाई, जेड। तो एक्स प्लस वाई के लिए 36,000 है और जेड के लिए 12,000 है यहाँ तक के लिए। फिर इसके बाद सैलरी एंड वेजेस के लिए हमें दिया हुआ है ऑफ शोरूम यानी एक्स प्लस वाई। शोरूम में एक्स प्लस वाई है, ट्रांजिस्टर प्लस टेप रिकॉर्डर था। तो एक्स प्लस वाई के लिए सैलरी एंड वेजेस आर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2 यानी एक्स और वाई में जो 36,000 टोटल थे वो 1:2 की रेशियो में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं बाकी 2 इन्फॉर्मेशन और पढ़ रही हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, फिर हम एक्सेल की शीट पे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है रेंट ऑफ द फैक्ट्री पर मंथ इज 500 रुपीज एंड द रेंट ऑफ शोरूम इज अपॉर्शनड इक्वली इन एक्स एंड वाई। तो ये आपको बेसिस दिए हुए हैं जिनके बेसिस पर हम लोगों को जो टोटल अमाउंट है वो हम लोगों को बाइफिकेट करके आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हमें दिखाने होते हैं। आई होप कि अभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। Okay, now coming to this solution. Now this is the solution. जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ही फॉर्मेट पे एक्स वाई जेड का कॉलम बना दिए सो दैट आई एम नॉट टाइपिंग बाकी आइटम्स जो हैं वो वापस टाइप ना करनी पड़े। एक्स वाई जेड 3 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। X is tape record transistor, Y is tape recorder and Z is सर्विसिंग एंड रिपेयर्स। तो मैंने अपनी सोल्यूशन में जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें सिर्फ एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। इट वुड बी बेटर कि आप इसके साथ में मेंशन कर देंगे कि एक्स कौन सा है, ट्रांजिस्टर है, वाई इज टेप रिकॉर्डर एंड सर्विसिंग के लिए या रिपेयर्स के लिए जेड इज देयर। आप ये पूरा आप लिख दीजिएगा। एंड वी आर प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपसे पूछे गए हैं दोनों ही अकाउंट्स। बैलेंस शीट विल नॉट बी आस्क्ड। अब यहाँ जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोगों को ये देखना है कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। अब डेबिट साइड पे जो हमें एंट्रीज दी हुई हैं हम स्टार्ट करते हैं उससे। परचेजेस हमें दिए हुए थे एक्स वाई जेड के लिए 1,60,000, 1,25,000 एंड 80,000 रुपीज के। ये मेरे कहाँ चले जाएंगे? डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेजेस मैंने दिखाए डेबिट साइड पे एक्स वाई जेड 1,60,000, 1,25,000 और 80,000 तीनों डिपार्टमेंट्स के अंडर में आ गए। इसमें बाइफिकेशन करनी है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं अभी बाइफिकेटेड वाले फिगर्स ट्रांसफर कर रही हूँ। क्रेडिट साइड पे सेल्स देखोगे तो सेल्स में आपको तीनों के दिए हुए हैं। एक्स के लिए 1,75,000 रुपीज, वाई के लिए 1,40,000 और सर्विसिंग के लिए जो जेड का है 35,000 रुपीज। अगेन इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं हमें करनी है। तो ये आपका क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के तीनों अमाउंट तीनों डिपार्टमेंट्स में रिस्पेक्टिवली दे विल बी ट्रांसफर्ड। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक हमें बाइफिकेटेड दिया हुआ है 60,100, 20,300 और 44,600। ये भी हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिए। अब हमें बाइफिकेशन वाली एंट्रीज देखनी है। अब क्रेडिट साइड की जो था पीएनएल का वो हमने सारी एंट्रीज दिखा दी हैं 6 के 6। डेबिट साइड पे जो हमारी 3 एंट्रीज बची थी वो हमें अब देखनी है। पहली एंट्री है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया था टोटल इज 48,000 रुपीज। टोटल जो 48,000 रुपीज सैलरी एंड वेजेस का है ये यहाँ पे मैंने किया हुआ है सोल्यूशन में। 48,000 रुपीज का टोटल था। इस टोटल को मुझे बाइफिकेट कैसे करना था? पहले मुझे 3:4 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। इस 48,000 रुपीज को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 3:4 की रेशो में तो ये अमाउंट आ जाएगा 36,000 रुपीज और 12,000 रुपीज बाइफिकेट करके। दिस इज बीइंग बाइफिकेटेड इन दीज 2 कैटेगरीज। मैं इनके कलर्स अलग अलग कर देती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि इसकी अब क्योंकि एरो नहीं कर पाऊंगे आप समझ लीजिएगा। टोटल was 48,000। पहली जो बाइफिकेशन हुई वो कैसे हुई? शोरूम और फैक्ट्री के बीच में। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ एस और एफ। तो एस और एफ का मतलब शोरूम और फैक्ट्री में अगर मैंने बांटा इसको तो वो 36,000 और 12,000 में आ गया। अब इसको मैं अगर बांटू ट्रांजिस्टर्स इस 36,000 को और
टेप रिकॉर्डर्स में, तो मैं कैसे बांटूंगी? आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 36,000 रुपीज। उसके लिए मुझे दिया हुआ था कि 1:2 की रेशो है, तो इसका मतलब 1:2 की रेशो का मतलब हो गया 1/3 70। एक सेकेंड रुको, ये फिर हैंग हो गया। I'll share it again। इतने आप खुद कैलकुलेशंस करके देखो इसको। 1:2 की रेशो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इट विल बी 12,000 and 24,000 रुपीज। ओके, 12,000 और 24,000 रुपीज में ये डिस्ट्रीब्यूट होके आपके पास अलग आ जाएगा अमाउंट। तो अब हम कहाँ दिखाएंगे? टोटल 48,000 रुपीज था। अगर आप टोटल का कॉलम बना रहे हो तो टोटल के कॉलम में जो सैलरी एंड वेजेस का अमाउंट है, सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट में। तो यहाँ पे बाइफिकेशन के लिए मैं ब्लू लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आफ्टर दिस ब्लू लाइन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले अब जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसके हिसाब से किया क्वेश्चन में। सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ था टोटल 48,000 रुपीज से, और फिर मैंने उसको बाइफिकेट किया। तो बाइफिकेट कैसे कैसे किया? एक्स में 12,000, फिर 24,000 वाई में, और जेड में 12,000। दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। ठीक है। अब क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में उसके हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट की हम सारी एंट्रीज कर चुके थे। परचेजेस हमें टोटल पता थे, सबके अलग अलग सेल्स पता थे, क्लोजिंग स्टॉक पता थे, हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं पहले। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 75,100 फॉर डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट वाई का 35,300 आएगा, और डिपार्टमेंट जेड के लिए यू हैव अ ग्रॉस लॉस ऑफ 400 रुपीज। तो ये आपके बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की फॉर्म में, विच विल बी ट्रांसफर्ड इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो जेड के लिए ग्रॉस लॉस डेबिट साइड पे आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट एक्स और वाई का पीएलएन में चला जाएगा। फिर सैलरी एंड वेजेस हमने दिखा दिया 12,000, 24,000 और 12,000। नेक्स्ट आइटम इज रेंट। रेंट हमें दिया हुआ है 10,800 का। फिर इसे तोड़ना है। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन देखते हैं क्वेश्चन में क्या थी। रेंट के लिए हमें दिया हुआ था जो थर्ड पॉइंट है, इट सेज दैट रेंट ऑफ फैक्ट्री इज 500 रुपीज पर मंथ। अब फैक्ट्री कौन सी थी? फैक्ट्री और शोरूम। फैक्ट्री में रिपेयर्स के काम हो रहे थे, यानी जेड का काम हो रहा था। उसके लिए हर महीने के लिए जो रेंट है वो है 500 रुपए। और उसके बाद क्वेश्चन देता है कि रेंट ऑफ शोरूम इज अपोर्शन्ड इक्वली इन एक्स एंड वाई। रेंट के लिए सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टोटल हमें पता है 10,800 है। फैक्ट्री के लिए 500 रुपए महीना है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 500 इंटू 12, 6,000 रुपए तो फैक्ट्री के लिए हो गया, यानी जेड के लिए हो गया। तो रेंट का अगर मैं देखूं तो 6,000 रुपए तो जेड में आ जाएगा। टोटल मुझे 10,800 मालूम है। इसका मतलब 10,800 में से 6,000 तो जेड में जा चुका है, बाकी बचा 4,800 रुपए जो मुझे एक्स और वाई में बराबर का बांटना है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो 10,800 में से 6,000 दिखा चुकी, बाकी जो 4,800 है उसमें से 2,400 रुपए एक्स में, 2,400 रुपए वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसमें भी सिंपल था, कुछ टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं था। Next information is sundry expenses are in the ratio of sales of the departments। जो sundry expenses हैं वो हमें टोटल दिए हुए हैं 11,000 की। इसको जो हमें बाइफिकेट करना है उसके लिए इंफॉर्मेशन हमें कहती है that they are in the sales ratio of the departments। इसका मतलब टोटल जो 1100 के हैं, उस 11,000 के, उसको हमें कैसे बांटना है? जो हर डिपार्टमेंट की सेल्स रेशो है। सेल्स रेशो का मतलब है, सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे? वो यहाँ पे की हुई है। सेल्स रेशो इज
एक्स वाई जेड की सेल्स की फिगर देखनी है हमें, उसकी रेशो बनानी है, कैलकुलेट करनी है। तो टोटल सेल्स जो एक्स वाई जेड की थी वो है 1,75,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज एंड 35,000 रुपीज। इसको जब आप रेशो में कन्वर्ट कर दोगे तो यू विल गेट अ रेशो ऑफ 5:4:1। इस रेशो में हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। एक सेकेंड, मेरे पास से तो शेयर की, रुको एक सेकेंड, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, मैंने शेयर तो की हुई थी। आई विल शेयर इट अगेन। अभी आप लोगों में से प्लीज एक जना कोई कंफर्म कर दो मैसेज के थ्रू कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। एनीवन ऑफ यू जस्ट कंफर्म कि स्क्रीन विजिबल अभी है या नहीं, क्योंकि मैंने दोबारा से शेयर की है आप लोगों के साथ एक्सेल की शीट, so that I can continue. Okay, some anonymous student has written yes. Maybe कि कोई शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में रह गई है, डिस्कनेक्ट हो गई होगी। आई डोंट नो कि शीट आपको कब से स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही थी, बट आई होप कि आपको क्लियर है सारे का सारा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को समझना है, नहीं क्लियर है, तो जस्ट लेट मी नो थ्रू दी मैसेज, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। अभी सेल्स रेशो की हम बात कर रहे थे। टोटल सेल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर गिवन टू यू 1,75,000, 1,40,000 एंड 35,000 रुपीज। उसकी जब हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी रेशो आएगी 5:4:1 की रेशो। इन दिस रेशो दिस सन्ड्री एक्सपेंसेस आर सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस मेरे थे 11,000 के। इस 11,000 के एक्सपेंसेस को 5:4:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम तीनों डिपार्टमेंट्स में, तो टोटल अमाउंट आएगा 5,500 रुपए, 4,400 रुपए और 1,100 रुपए एक्स वाई जेड में। दिस इज हाउ वी हैव टू allocate these amount. Okay. सारी क्वेश्चन दी हुई थी वो हमने कैलकुलेशंस कर ली हैं। इसमें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट या जो आपका नेट बैलेंस जो आएगा वो आप कैलकुलेट वेरीफाई करने के लिए कि आपकी कैलकुलेशंस कहीं मिस्टेक नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जो आपकी नेट प्रॉफिट की फिगर आएगी, अब उसको तो मैं वो नहीं कर सकती कैलकुलेशंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि अलग अलग क्या है। आप उसको जब कैलकुलेशंस करोगे तो नेट प्रॉफिट आपका एक्स और वाई के लिए जो अमाउंट आएगा वो आएगा 55,200 एक्स का, 4,500 रुपीज वाई का नेट प्रॉफिट। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर यू विल बी गेटिंग। और जेड के लिए आपको नेट लॉस की फिगर मिलेगी विच इज 19,500। जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई योर कैलकुलेशंस, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से ये पता चल रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 40,200 का है। यहाँ मैं क्या देख सकती थी, जो एक्स के लिए था वो 55,200 था, प्लस वाई के लिए 4,500 था, और लॉस था जेड के लिए, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो इट शुड बी एग्जैक्टली 40,200। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप एलोकेशन करते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिविजन्स में, तो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं। अब अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं की होगी तो आप यहाँ से प्रॉफिट की फिगर से कैलकुलेशंस जब आप क्रॉस वेरीफाई करोगे तो अगर आपका अमाउंट सेम नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो एक चांस है कि आप कोई मिस्टेक या कोई एरर को यहाँ से पकड़ पाओगे। यू कैन क्रॉस वेरीफाई कि हाँ कैलकुलेशन, ये तो हो सकता है कि वो गलती नहीं पकड़ पाओगे जहां पे आपने अपॉर्शनमेंट गलत कर रखा है, अमाउंट टोटल सेम है, लेकिन अगर कहीं अमाउंट टोटल में गलती होगी, मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए रेंट का है, रेंट का अमाउंट है 10,800, आपने उसको अपोर्शन किया गलती से 24,000 की जगह, आपको एक्स में 24,000, वाई में 24,000 और जेड में 6,000 लिखना था, गलती से आपने जेड में 2,400 की जगह 2,900 कर दिया, यानी आपने 500 रुपए एक्स्ट्रा दिखा दिए, तब आपके प्रॉफिट की फिगर में डिफरेंस आ जाएगा। तो वो इस तरह का जो एरर होगा वो आप यहाँ से पकड़ पाओगे अगर आप क्रॉस वेरीफाई कर लेते हो तो। आई होप कि ये पूरा ब्लू लाइन में जो पूरी ब्लू लाइन है उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट शुरू हो रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट्स बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
वैसे तो आप लोगों को जो आदत है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड अकाउंट है। अगर आपको बाद में भी लिखना है, बाइफिकेशन करके दिखानी है, तो आप जैसे भी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहो आप इस तरह से दिखा सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पी एंड बीच में लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, उसको कंटिन्यू कर देते हैं, ऊपर टॉप पे ही लिख देते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सोल्यूशन और आपका कैलकुलेशन ठीक होनी जरूरी है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दिया है, okay, one more question we can try. Let me share that. Okay, I think PDF is visible to you. Okay, now this is one more question. इसको भी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं 15 मिनट में कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। The question says that different information has been taken from the records of Rachit Enterprise. We have to prepare trading and profit and loss account for 31st March 2021. You have 3 different departments. Purchases हमें दिए हुए हैं 1,50,000, 3 लाख और 3 लाख रुपीज each डिपार्टमेंट। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है विद डिफरेंट एंट्रीज और डिफरेंट थिंग्स, जहां पर हमें पहली इन्फॉर्मेशन है वेजेस के रिगार्डिंग, देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज गिवन टू यू। टोटल वेजेस के अलावा में टोटल एरिया हमें दिया हुआ है, टोटल एरिया नहीं, इट्स द टोटल नंबर ऑफ एसेट्स वी हैव। एसेट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए के। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फीट में, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है रुपीज में। मेक श्योर कि इस तरह की जब एंट्रीज दी हुई होंगी तो यू जस्ट हैव टू चेक कि वो यूनिट्स हैं या रुपीज हैं। तो सेल्स के वैल्यू दी हुई है आप लोगों को। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। Different expenditures have been given, which is staff welfare expenses 22,000 rupees, electricity का 18,000 रुपए, rent and rates का 14,400 रुपए, depreciation and selling expenses, and we have to prepare trading and profit and loss account. अब इसमें जब हम calculations करेंगे, just to save the time, what I'm doing in this question is, ये भी Excel पे नहीं कराने की बजाय मैं आप लोगों को इसको सीधा इसके सोल्यूशन में से ही समझा रही हूँ। जो टेक्निकल पॉइंट्स है कैलकुलेशन वाले, सिर्फ वो वाले मैं एक्सेल पे आपको करके दिखा दूंगी। ओके, डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे। ओपनिंग एक सेकेंड, हमें दिया हुआ था, परचेजेस हमें दिए हुए थे 1.5 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के और 3 लाख रुपए के। ओपनिंग स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यू डोंट राइट ओपनिंग स्टॉक, जैसे यहाँ सोल्यूशन में लिख रखा है, देयर इज नो नीड टू राइट इट। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट विद द परचेजेस 1,50,000 रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। तो एक एंट्री आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में ये आएगी। फिर हमें वेजेस दिए हुए हैं अलग अलग, 3 लाख, 4 लाख और 6 लाख रुपए की। तो डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के ये 3 अमाउंट आ जाएंगे एबीसी में वेजेस के। फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक से एक रिलेटेड दी हुई है, सेल्स की दी हुई है। तो पहले हम क्रेडिट साइड पे सेल्स के अमाउंट दिखा देंगे, 6,80,000 रुपीज, 8,70,000 रुपीज एंड 9 लाख रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अलॉन्ग विद द क्लोजिंग स्टॉक विच इज 60,000, 90,000 एंड 1,40,000। यहाँ कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी अभी तक, सब अलग अलग अमाउंट दिए हुए थे। उसके अलावा जो आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं लास्ट में, उसमें अब आपको ये चीज देखने की कोई ट्रेडिंग अकाउंट वाला है या कौन से अमाउंट के हैं। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस टोटल 22,000, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आपके पीएल एंड के हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं है जो मिसिंग मतलब हमने लिखनी है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, आप उसको क्लोज करोगे एंड यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट for these 3 different departments as 2,90,000 rupees, 2,60,000 rupees and 1,40,000 rupees। तो यहाँ तक तो कुछ टेक्निकल या कुछ डिफरेंट नहीं है, इट्स इजी, यू ऑल कैन डू इट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 2,90,000, 2,60,000 एंड 1,40,000 रुपीज। नाउ कम्स द टेक्निकल पार्ट। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। Now what I can do is I'll share now the Excel sheet. Okay, I hope कि Excel sheet is visible. अब मैं अगर यहाँ पे सिर्फ पीएल एंड अकाउंट बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इट विल बी डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएगा इधर भी। क्रेडिट साइड पे ये थोड़ा सा आप मैं अगर शॉर्ट में लिख रही हूँ तो आप प्लीज पूरा आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रांसफर होकर आया था, दिस इज 2,90,000 फॉर ए, 2,60,000 फॉर बी and 1,40,000 for C. Okay, I'll just add one more
if I just go for total also, कि क्रॉस वेरीफाई करने में थोड़ा सा इजी अगर आपको जरूरत है, वैसे कोई टेक्निकली कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कैलकुलेशंस करने के चक्कर में आपको दिखा रही हूँ। अगर आप टोटल का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू गो फॉर द टोटलिंग ऑल्सो, क्योंकि मैं एक्सेल की शीट पे कैलकुलेशंस कर रही हूँ तो मैं टोटल भी लिख रही हूँ, इट वुड बी ईजी फॉर मी ऑल्सो। अब आप ये देखो कि जो हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो कौन कौन से थे, पहले वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। एक हमें दिया हुआ था स्टाफ वेलफेयर वाला एक्सपेंसेस, टोटल हमें दिए हुए हैं ये 22,000 के, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। इन केस यू डोंट वांट टू राइट द टोटल, आप उसका कॉलम मत बनाइएगा, आपकी अपनी मर्जी है। फिर उसके बाद दिया हुआ था इलेक्ट्रिसिटी वाला, आई एम जस्ट राइटिंग इन द शॉर्ट, इलेक्ट्रिसिटी का था 18,000 रुपए का टोटल। फिर रेंट एंड रेट्स का था 14,400 का। नेक्स्ट वाज डिप्रिसिएशन 24,000, एंड द लास्ट वन वाज सेलिंग एक्सपेंसेस 12,250। ये हमें टोटल दिए हुए थे जो हमें बाइफरकेट करके प्रॉपर्ली वी हैव टू एलोकेट दीज। अब हमें देखना है कि हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है जिसके बेसिस पर वी कैन जस्टिफाई द एलोकेशन एंड वी कैन सेग्रीगेट all the total expenses in these three different departments. सबसे पहला जो हमारा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस थे 22,000 रुपीज के, वो हम लॉजिकली किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, हमारी कंपनी का कोई ऐसा खर्चा है जो हमने अपने कंपनी के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च किए हैं, तो दैट मीन्स जो हमारे कंपनी में लोग हैं उनसे कंसर्न है। अब कंपनी में लोगों का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं जिनके ऊपर में, अब नंबर अगर लोग कम होंगे तो ये एक्सपेंसेस कम होंगे, नंबर ज्यादा होगा लोगों का तो उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। तो लॉजिकली वी हैव टू सी हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दीज थ्री डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स में लोग इन्वॉल्व हैं वो हमें दिया हुआ है 30:40 यानी 3:4 की रेशो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए यहाँ आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं यहाँ सिर्फ एक अलग कॉलम बना के इसको हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं रेशो लिख रही हूँ कि किस रेशो में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इट्स 3:4 वाला जो हमें 30:40 की रेशो बताई हुई है। इस रेशो में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे हैं और इसी रेशो में मेरे को इनको बांटना है। तो टोटल जो 22,000 है, 22,000 में से ए के पास कितना जाएगा, 22,000 रुपीज इंटू 3/11। 3:4 का मतलब हो गया 3/11 यानी 6,000 रुपीज। इसी तरह बी के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 22,000 इंटू 4/11 8,000 रुपए, और सी के लिए भी 3:4 के हिसाब से इट विल बी 8,000 रुपीज। ये आपका टोटल बाइफिकेशन हो गया 22,000 रुपए का स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स का ABC डिपार्टमेंट में। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेंसेस 18,000 के टोटल हैं। अब जो बिजली का बिल है, बिजली के बिल को हम कैसे करेंगे, मैंने आपको शुरू के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में बताया था कि वी कैन चेक हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव गिवन टू ईच डिपार्टमेंट एंड ऑन द बेसिस वी कैन टेंटेटिवली गेट द कंजम्पशन दे मे हैव। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जिसके बेसिस पर हम इसकी एलोकेशन करके जस्टिफाई कर सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है नहीं जिसके बेसिस पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो ये जो 18,000 है इसको हम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है 20, 32 और 8। तो इट इज बेसिकली यहाँ अगर लिख दूं 20:32:8, ये वाली रेशो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी की जब ये रेशो कैलकुलेट करके मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ, तो इसको छोटा करने की भी जरूरत नहीं। इस रेशो में मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो मेरा जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 18,000 इंटू 20/60 यानी 6,000 रुपए। और इसके हिसाब से 18,000 को बी में अगर करते हैं तो 32/60 9,600। बाकी जो है 2,400 रुपए ये आपके आ जाएंगे सी में। अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस 18,000 भी बाइफिकेट हो गए हैं, एलोकेट हो गए हैं तीनों डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट इज रेंट एंड रेट्स 14,400। अब ये जो 14,400 हैं ये रेंट के हैं। रेंट के लिए ये हमने डिस्कस किया था कि कितना एरिया किस डिपार्टमेंट ने ले रखा है यूज करने के लिए, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि भाई जिसके पास जितना ज्यादा एरिया है उतना ही वो ज्यादा रेंट पे करेगा। तो हमें क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फीट के हिसाब से 900, 1200 और 300।
तो 9:12:3 की रेशो में मैं इसको बांट सकती हूँ। तो 9:12:3। अब इसी में रखना चाहते हो आप इसी में छोड़ दो, इसको और कंप्रेस करना चाहते हो तो इसको और कंप्रेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको अभी कैलकुलेशंस क्योंकि कर रही हूँ तो आई एम नॉट गोइंग इन द समराइजिंग ऑफ दिस आल्सो। तो 14,400 को 9 5400 रुपीज तो इसके आ गए। फिर इसके बाद 14,400 इंटू 12 बाई 24 7,200 और रिमेनिंग जो आपके लिए आएगा 1,800 रुपए। ये आ जाएंगे तीनों अमाउंट रेंट के 5400, 7200 और 1800 ए बी सी में। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन 24,000। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, एसेट की वैल्यू हमें दी हुई है, ऐसे अब डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट पे लगेगा, एसेट की कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू पे। तो जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं तो हम इसको डेप्रिसिएशन को एसेट की वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख मुझे एसेट की तीनों की वैल्यू दी हुई थी, तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल बी 24,000 रुपीज इंटू 5/12। 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन का ए के लिए आएगा, 8,000 रुपए बी के लिए आएगा, 6,000 रुपए सी के लिए आएगा। दिस इज हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। तो अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से सिर्फ ये कैलकुलेशंस करके डिस्ट्रीब्यूट करने कि विच रेशो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल एलोकेटिंग the expenditure among different departments. Last is selling expenses. अब selling expenses के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है जो लॉजिकली हमें लगती है कि ठीक होगी, that is the total amount of sales. सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब जितनी ज्यादा सेल्स है उतने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स है। तो सेल्स की रेशो अगर हम देखें तो वो हमें दी हुई है 6,80,000, 8,70,000 और 9 लाख की सेल्स हैं। इसकी रेशो अगर मैं देखूं तो इट विल बी 68:87:90। This will be the ratio in which the selling expenditures will be transferred. तो अब यहाँ पे इसका मैं टोटल देखूं तो it will be 68 plus 87 plus 90 245। इसके डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं इस रेशियो में करूं तो 12,250 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 245, तो 3,400 मेरा अमाउंट आता है ए के लिए। फिर बी के लिए इट विल बी 12,250 इंटू 87 डिवाइडेड बाय 245, इट विल बी 4,350 रुपीज एंड द रिमेनिंग 4,500 विल बी फॉर डिपार्टमेंट सी। नाउ in this way we can distribute, we can allocate, we can apportion all the total expenditures among different departments which is justified by some base. इसके बाद लास्ट में we will calculate the net profit which will be the balancing figure for you. अब balancing figure जब मैं calculations करूंगी तो A के लिए जो आएगी it will be net profit for A comes 2,59,200 टोटल आपका नेट प्रॉफिट की फिगर आएगी ए के लिए। इसी तरह अगर बी के लिए देखें, बी के लिए जो अमाउंट आएगा प्रॉफिट का वो आएगा 2,22,850 और सी के लिए सेम हो जाएगा, सी के लिए इट विल बी 1,17,300 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल आपके 2,90,000, 2,60,000 और 1,40,000 है। ये मैंने कैलकुलेशंस की हुई है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो मैं अलग से इसको पर्पल कलर से कर रही हूँ, यू डोंट हैव टू राइट दीज, कहीं आप कंफ्यूजन में आ जाओ। तो नेट प्रॉफिट के बाद आपको टोटल लिखना है, टोटल विल बी 2,90,000 रुपीज, यही से लिख देती हूँ 2,60,000 and 1,40,000. This is how we have to attempt the questions of departmental accounting. I hope the concept is clear. In case you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we can end today's lecture. We'll continue our lecture on Thursday, which will be, I think, our last class. So I'll try to cover the concept of NPO in that lecture. Okay, no questions from your side. We can end today's class. Every one of you just be healthy, be safe. In case you have any doubt, you can ask me via WhatsApp also. अब Thursday को मिलते हैं. Take care. Bye bye.